नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जो है एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों का ये जो है प्रश्न था कि जो बिहार शिक्षक भर्ती हो रही है इसका गुणांक कैसे बनेगा, और गुणांक बनेगा तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी। जैसे सबसे बड़ा एक प्रश्न ये बन रहा है ना कि क्या केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही गुणांक बनेगा, मतलब कि चयन होगा, या फिर एकेडमिक को भी जोड़ा जाएगा और लिखित परीक्षा दोनों को जोड़ा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उसमें कितना परसेंटेज किसका रखा जाएगा। जैसे आपका जो उत्तर प्रदेश का सुपर टेट होता है तो उसमें क्या होता है, 40 एकेडमिक है और 60% किसका है, ये है लिखित परीक्षा का। तो ये 60-40 बना के 100 गुणांक बनाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें ये आ रही हैं कि बिहार में जो है कुछ लोगों का कहना ये है कि ये 60 और 40 बनेगा, मतलब सुपर टेट का उल्टा बनेगा, एकेडमिक 60 और लिखित का 40। तो इन सब चीजों में कितनी सच्चाई है और कहां पर ये चीजें दी गई हैं, आज की वीडियो में हम लोग पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो के लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का सुपर टेट है और इसके यूपी टेट से रिलेटेड क्या चीजें चल रही हैं और शिक्षा चयन आयोग के बारे में क्या अपडेट है, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि ये लिखित परीक्षा वाला जो मामला है, इसमें क्या है कि लिखित परीक्षा और एकेडमिक का क्या हिसाब किताब है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रूफ दिखाता हूं। ठीक है, देखिए बिना तर्क के कोई भी बात करने का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में क्या है, सबसे पहले ये देखिए आपके सामने जो रखा हुआ है ये है, मैं शुरू से दिखाता हूं आपको। ये आपकी है बिहार शिक्षक नियमावली जो आपकी आई है। ठीक है, बिहार शिक्षक नियमावली है और कौन सी है, ये दोस्तों आपकी है 2023 की, जो नई वाली नियमावली है 2023 की। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखें तो पूरा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, मैं आपको सीधे पॉइंट पर ले चलता हूं कि जो आपका पॉइंट है जहां से आपको जरूरत है इसकी। ठीक है, मैं सीधे आपको वहां पर ले चलता हूं। देखिए मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक अगर आपको नहीं पता है तो मैं वो आपको बताता हूं। टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको वहां पर मैं डाल दूंगा और आप खुद से भी इसको पढ़िएगा। ठीक है, सुनी सुनाई बातों पे कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखिए जो नियमावली है उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया में क्या क्या दिया है, तो जो मेन पॉइंट है मैं उस पर आपको ले चलता हूं। पहली चीज तो ये है, यहां पर ध्यान से आप लोग देखिए कि परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासकीय विभाग के परामर्श से किया जाएगा और निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा आयोजन, मतलब कि अभी तक क्या था, परीक्षा नहीं होती थी बिहार शिक्षक भर्ती, 7th फेज में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग के द्वारा किया जाएगा। अब आयोग मतलब बीपीएससी, जो कि कंफर्म हो गया कि बीपीएससी ही करा रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा। तो देखिए अर्हतांक मतलब क्या है, क्वालिफाइंग अंक। अब देखिए बिहार शिक्षक भर्ती का जो प्रारूप आपको मिला है उसमें 2 पेपर होने वाले हैं। कौन कौन से होने वाले हैं, तो एक बार मैं इसको बहुत ही कम समय में आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए इसमें होने वाले हैं 2 पेपर। कितने पेपर, 2 पेपर। तो पेपर 1 जो है ये आपका केवल क्वालिफाइंग है। ठीक है, क्वालिफाइंग का मतलब इसमें अगर आप मिनिमम 30%, 2 आपके पार्ट हैं, एक आपका है लैंग्वेज का जिसमें हिंदी, बंगाली या उर्दू में से आप एक ले सकते हैं, तो मैं हिंदी को केवल लिखता हूं, और एक है आपका इंग्लिश का। ठीक है, तो हिंदी के 75 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, दोनों मिला के 100, और इसमें आपको 30 लाना है, केवल 30 अंक लाना है और माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये पहला पेपर, इससे मेरिट का कोई लेना देना आपका नहीं है। आपका जो दूसरा पेपर है, सेकेंड पेपर, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ देखिए जो आपका सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर ये सामान्य अध्ययन पेपर 2। ठीक है, इसी से आपके मेरिट का जो है आकलन करने के लिए कहा गया। कुल प्रश्न कितने, 120 हैं, 120 अंक रहेंगे और विषय ये आपके दिए हुए हैं। और इसमें कहा गया कि अर्हतांक बनाने का अधिकार किसको, आयोग को है। तो अर्हतांक देखिए क्या क्या है, ये आप यहां पर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, यही अर्हतांक की बात की गई है।
अब दूसरे वाले पेपर में निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग कैसे, तो उसमें होता है अगर 4 ऑप्शन, जैसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अगर 4 ऑप्शन है तो 1/3, और अगर यही ऑप्शन बढ़ा के 5 कर दिया गया तो 1/4 माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं कि इसमें देखिए मिनिमम जो मार्क्स है, कि मतलब जो सेकंड पेपर में आपका 120 नंबर में कितने नंबर आने चाहिए तभी आपकी कॉपी, तभी आपको उस सूची में शामिल ही किया जाएगा, है ना। अगर आप सीट बच जाती है और आपका ये मिनिमम जो उसमें दिया गया है परसेंटेज अगर उससे कम है तो सीटें खाली रह जाएंगी, लेकिन आपका चयन उसमें नहीं किया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर समझिए कि क्या क्या दिया गया है। देखिए जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होंगे, ठीक है, सामान्य वर्ग के पुरुष जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 40% मिनिमम, मतलब कि 120 जो पूर्णांक है इसका कितना प्रतिशत, तो इसका जो है 40% जब हम निकालेंगे तो कितना बनेगा, तो 12 चौक 48, मतलब कि ये 48 नंबर बनेगा। तो इनको क्या करना है, पुरुष जनरल को 48 लाना है। अदर स्टेट वाले जितने हैं वो जनरल में आएंगे तो उनका भी मिनिमम कितना होगा, 48 तो आना ही चाहिए। अगर मैं पिछड़ा वर्ग पुरुष की बात करता हूं जो कि बिहार के ही होंगे, इनका कितना 36.5 है, ठीक है। तो इसको जब आप निकालेंगे तो 12 25 60 और 12 छक 72 6 78 और 12 3 36 और 7 6 13 43, तो 43.8, मतलब कि कितना होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो लगभग आपको 44 अंक लाने हैं। कितने लाने हैं, 44 अंक लाने हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो पुरुष है उसका 34%, मतलब 12 चौक 48 4 12 3 36 40.8, या इसको मैं मान लेता हूं 41 अंक मिनिमम। और जो महिला कैटेगरी है, अनुसूचित है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला दिव्यांग, इनके लिए 32 है, मतलब कि 32 कितना, 12 दूनी 24 और 12 3 36 और 2 38.4, या इसे आप कह सकते हैं कि ये 39 मार्क्स इनको लाने होंगे। ये जो है मिनिमम होगा। अब ये करने का अधिकार किसको था, ये आयोग को है, क्योंकि वो नियमावली पुरानी है। अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो ये आपको यहां पर देखने को मिल गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको, तो यहां आप समझ गए ना। अब इसमें एक चीज और दी गई कि कोई भी अभ्यर्थी कितनी बार, अधिकतम 3 बार परीक्षा में शामिल हो सकता है। और यहां पर बात दी गई है कि आयोग द्वारा, हाँ ये मेन आप देखिए, आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी, मतलब कि जो परीक्षा संचालित की जा रही है उसी के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। पहली चीज आपने नियमावली में देख ली। अब मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूं। देखिए यहां पर आपका ये आपका है नोटिफिकेशन, जो परीक्षा का नोटिफिकेशन आया है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन का जो आपका 9वां पेज है, आप उस पर फोकस करिएगा। जो 9वां पेज है जहां पर आपका सिलेबस दिया गया है ना, सिलेबस के नीचे जब आप जाएंगे तो यहीं पर दिया गया है मेधा सूची के बारे में, है ना। साक्षात्कार, तो इसमें साक्षात्कार नहीं किया जाएगा लिखा है, मेधा सूची के बारे में दिया गया है। मेधा सूची मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को क्लियर ये दिखे, ठीक है। ये वैसे आप लोगों ने इस चीज को पढ़ भी लिया होगा अच्छे से। मेधा सूची के बारे में आप पढ़िएगा। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, आप देखिए यहां पर वो अलग चीज है। अब यहां पर आपको देखना है कि किसके आधार पर, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर। तो सीधी सी बात आपकी आ गई कि जो अभी बिहार में लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, उसी लिखित परीक्षा के आधार पर क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। तो कहीं पे ये नहीं दिया गया है कि यहां पर जो आपका एकेडमिक है, एकेडमिक को जोड़ा जाएगा, कहीं भी लिखा नहीं है। फिलहाल देखिए ये तो वही सारी चीजें हैं जो आपके नोटिफिकेशन में दी गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई चेंज इसमें किया जाता है तो फिर वो जो है अभी नहीं, क्योंकि भैया जो आयोग के अध्यक्ष महोदय हैं उनको जब जो मन में आता है वो अपना परिवर्तन लगा देते हैं। तो अब आपको क्या मिला कि ये एकेडमिक वाली तो कोई बात कहीं दी ही नहीं गई है, ये आपने देख ही लिया। और बात कौन सी दी गई है, तो दी गई है केवल लिखित परीक्षा के आधार पर। मिनिमम कितना नंबर है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैक्सिमम कितना आपको चाहिए ये देखिए।
तो मैक्सिमम की मैं बात करूं तो जब ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें फॉर्म डाल रहे हैं और 120 इसमें नंबर है टोटल, तो मैक्सिमम आप जितना ला दीजिए उतना ही कम रहेगा, है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और जो पूरे इंडिया के अभ्यर्थियों को अलाउ कर दिया गया है, इसको लेकर के बहुत सारा बवाल चल रहा है, बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, बच्चे बिहार के परेशान हैं। और बिल्कुल हो भी क्यों ना भाई, जाहिर सी बात है इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं और अचानक से उनको बाहर कम ही मौका मिल रहा है और अचानक से सबको एक साथ कर दिया जाएगा तो परेशानी तो होगी। फिलहाल क्या करेंगे, अगर सरकार ने अलाउ किया है तो बाहर के बच्चों को भी भरना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो पिछले कितने सालों से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। अब तो ये नहीं कहा जा सकता कि क्या करें, अगर सरकार ने अलाउ किया तो जाहिर सी बात है कि बच्चे भरेंगे उसमें, है ना, क्योंकि सबकी परिस्थितियां समान नहीं है कि चलो मैं छोड़ दे रहा हूं। तो अब इन सब चीजों को सरकार को जरूर सोचना चाहिए। आगे अब देखिए, तो ये आप कंफर्म हो गया ना कि लिखित परीक्षा के आधार पर ही चयन होगा, ये एकेडमिक वाला नहीं। हाँ, यूपी के जितने बच्चे हैं अगर उनको ये जानना है कि इसमें क्या होगा तो देखिए, यूपी में क्या होता है, 40 जो होता है ये किसका होता है, ये एकेडमिक का होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि ये जो 60% होता है ये किसका होता है, ये सुपरटेट का होता है। कैसे निकालते हैं, तो पहले आपने सुपरटेट में जितना नंबर प्राप्त किया, मतलब कि आपने 150 में जितना नंबर प्राप्त किया, पहले इसका आप क्या निकाल लीजिएगा, प्रतिशत निकाल लीजिएगा। उसके बाद इस मिले हुए प्रतिशत का आप कितना निकालेंगे, आप इसका 60% निकालेंगे, तो यही आपका क्या बन जाएगा, ये आपका गुणांक बनेगा 60%। हाँ, 60% आपके सुपरटेट का। और आपका ये 40% कैसे बनेगा, तो आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और आपका जो डिप्लोमा है उसका 10 गुणांक आप जोड़ लीजिएगा, 10% जोड़ लीजिएगा, तो ये आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सुपरटेट का हो गया। ये सारी चीजें आप समझ गए, ठीक है, A to Z सब आपके समझ में आ गया। जितने हमारे बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं या सुपरटेट की तैयारी करने वाले हैं, वो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास आपकी चल रही है, तो दोनों बच्चे ये क्लास पढ़ सकते हैं, हमारे दोनों साथी ये क्लास पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सुपरटेट हो या फिर, ठीक है, ये सुपरटेट हो या जो 7th फेज बिहार की परीक्षा है, ये दोनों के लिए एकदम महत्वपूर्ण क्लास चल रही है, ठीक है, देख सकते हैं। और सिलेबस की बात करें बिहार शिक्षक भर्ती, तो आपको वीडियो दी गई है, आप जाकर के वीडियो सेक्शन में इसे देख सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि सुपरटेट। अब देखिए, ये सबसे बड़ा चर्चित विषय रहता है सुपरटेट, और उत्तर प्रदेश का यूपी टेट है और शिक्षा चयन आयोग। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो आप लोगों को दी थी। कई सारे लोगों का फिर क्वेश्चन आने लगा कि सर बताइए क्या करें हम लोग, क्या नहीं करें। तो यहां पर ध्यान से आप लोग एक बार सुन लीजिए। देखिए, शिक्षा चयन आयोग के बारे में मैंने बताया था कि शिक्षा चयन आयोग जो आपका है, ये डीजी महोदय के द्वारा बोला गया है कि जुलाई लास्ट में, ठीक है, कब होगा, जुलाई अंत में, या फिर क्या हो सकता है कि अगस्त के स्टार्टिंग में, क्या है, अगस्त के प्रारंभ में ये अगर बन जाता है तो ये आयोग उन्होंने बोला है कि गठित हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, तब उसके बाद आपकी यूपी टीईटी की प्रक्रिया चलेगी, उसका विज्ञापन जारी किया जाएगा, परीक्षा कराई जाएगी और उसके बाद आपके सुपरटेट की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मतलब क्या है कि पहले रिक्त सीटों का पूरा विवरण जुटाया जाएगा, उसके बाद जो है वैकेंसी के लिए अध्यासन दिया जाएगा और उसके बाद आपकी क्या होगी, वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन होगा। अब मैं यहाँ पर इतना ज्यादा अंदाजा लगा के आपको नहीं बताऊंगा कि ये वैकेंसी कब आने वाली है, कब नहीं आने वाली है, लेकिन हाँ, ये मान के चलिए 2023 में आती भी है तो एकदम लास्ट में आएगी, अदरवाइज 2024 के स्टार्टिंग में संभावना बन रही है कि ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और अगर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं तो वैकेंसी तो आपको अब तो मिलेगी ही मिलेगी, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप ये मान के बैठ जाएंगे कि अब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, अब तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सीधा सा एक ही काम करना है, आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, अपनी तैयारी करिए। मैं बार बार ये कहता हूं कि आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है,
सब्जेक्ट का टॉपिक सेलेक्ट करना है, और आपने जब टॉपिक सेलेक्ट किया, इस टॉपिक को दो तरीके से पढ़ना है। कैसे? एक तो आपको YouTube पे क्लास ले लेनी है, या फिर आप जहां से भी क्लास ले सकते हैं वहां से आप क्लास लीजिए, ठीक है, और उस टॉपिक को बुक से कंफर्म करिए, ठीक है। आपने इस तरीके से पढ़ा और इसका आपने क्या किया, नोट्स तैयार कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपका बड़ा नोट्स बने, फिर जब आप इसी नोट्स का क्या करें, आप इसका रिवीजन करें, ठीक है। जब आप इसका रिवीजन करें तो रिवीजन के साथ आपका एक शॉर्ट नोट तैयार होना चाहिए, और जैसे ही आपका शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा, अब आप 5 मिनट में एक जो आपका टॉपिक है वो आप क्लियर करने की क्षमता रखेंगे। तो ये वाला तरीका आप बराबर अपनाइए, और अगर ऐसे आप करते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए आपको डरने की जरूरत जो है नहीं पड़ेगी। हर एक एग्जाम में आप बड़े आसानी से बैठ सकते हैं और प्रतिभाग कर सकते हैं। तो आपको ये तरीका अपनाना चाहिए और लगातार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि एक अभ्यर्थी का ये धर्म है कि वो धैर्य के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाता रहे। वो अलग बात है कि जो सरकार का धर्म है वो सरकार नहीं निभा रही है। खास तौर से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो रोजगार के क्षेत्र में इतना पीछे है कि मैं क्या ही आपको बताऊं। और अगर मैं बात करूं शिक्षा के क्षेत्र में, तो पढ़ाई तो यहाँ के बच्चे बहुत कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष गवर्नमेंट नहीं निकालने दे रही है। ये सोचना चाहिए। देखिए यूपी में क्या है, जो 5 किलो वाला प्रोग्राम चलता है ना, 5 किलो वाला प्रोग्राम, यहां पर क्रोनोलॉजी थोड़ी सी लग जाती है कि अगर 5 किलो हम दे रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, एक पूरे गांव में अगर आप मिला के देखिए तो 50 घर में अगर एक परिवार में मैं 5 सदस्य मान लूं तो 250 लोग हो जाएंगे। 5 परिवार मान लीजिए तो 250 लोग हो गए। अब 250 लोगों को 5-5 किलो ये राशन बांट दिए पूरे साल में एक बार, या जैसे भी बट गया, ठीक है, 2-3 महीने 4 महीने पे बट गया। अब भैया अगर इतने में ही काम चल जाए, अगर उसी गांव में नौकरी दी जाए तो नौकरी कैसे दी जाएगी? नौकरी गांव में अगर मिलती है तो कम से कम 10 लोग, 50 परिवार में कम से कम 20 परिवार के लोग तो नौकरी पा जाएंगे ना। अगर 20 परिवार के लोग नौकरी पा जाएंगे तो 20 लोगों को नौकरी देना मतलब 50 से 60 हजार सैलरी है, तो आप जोड़ सकते हैं कि कितना पैसा लग जाएगा। तो भैया अगर 5 किलो राशन देने में आप लोग वोट दे सकते हैं तो ये गवर्नमेंट 60 हजार रुपया सैलरी क्यों देगी आपको, है ना। यहां पर आप ही लोग गलती करते हैं ना। अब देखिए एक विद्यार्थी जो होता है, अब यहां पर मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे एसपी हो, या कोई भी पार्टी हो, समझ रहे हैं। अगर आपके हित में, छात्र हित में अगर काम नहीं करे तो उसको तो सबक सिखाना ही चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप लोग ये मत करिएगा कमेंट बॉक्स में जाके एक राजनीतिक युद्ध चालू कर दीजिएगा। आप अभ्यर्थी हैं, किसी पार्टी से नहीं है, तो आप अपने अभ्यर्थी धर्म को निभाइए, ठीक है। अभी जो इलेक्शन हुआ था उसमें कितने % बच्चों ने जाकर के वहां पर वोट डाला था? कोई नहीं जाता है, मैक्सिमम 15% लोग जाते हैं वोट डालने, और ये भी चले जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। तो जहां से सरकार बदलनी रहती है, जहां सरकार को लगता है कि यहां से, आपको लगता है ना कि सरकार यहां पे समझेगी हमको, हम अपना दम दिखा सकते हैं, जब आप वहीं पीछे भाग जाएंगे तो फिर क्या ही फायदा है। और आप शांत होकर चिल्लाते रहिए आप लोग की वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है। अगर 100% जो हमारा युवा है जो तैयारी कर रहा है ना, ये जिसकी तरफ झुकाव अपना बना ले जाए वो ही राज करेगा, वही राजा बनेगा। तो अपनी ताकत दिखाइए, और रोने से कुछ नहीं होगा। ताकत दिखाइए अपनी, जहां आपको मौका मिले वहां सबक सिखा दीजिए पूरा, समझ गए ना। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी, और अब सुपर टेट और इन सभी के बारे में आपको कुछ ना कुछ क्लासेज मिलती रहेंगी, तो जुड़े रहिए। क्लास आप जाकर के देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।